Welcome to Will IAS Academy, one stop solution for UPSC CC preparations. वन नेशन वन इलेक्शंस। कल से जब इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि पार्लियामेंट सेशन स्पेशल सेशन लाया जाएगा अक्टूबर में, तब से ये बात चल रही थी कि कुछ ऐसा होगा जो अनप्रेडिक्टेबल है या गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर सकती है कि जो कई पेंडिंग बिल हैं जो 2024 के इलेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो आ सकते हैं। और इसी कड़ी में कई बातें चल रही थी। आज की जो अनाउंसमेंट है वन नेशन वन इलेक्शंस के लिए एक कमेटी का फॉर्मेशन कर दिया गया और जिसको हेड करेंगे जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद साहब। इसके बाद से ये जो न्यूज़ है काफ़ी चर्चा में है। एज यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते, एक सिविलियन होने के नाते और एक सिटीजन के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझते हैं तो वहाँ हम देखेंगे कि गुड सिटीजन के कॉन्सेप्ट में एक न्यूज़ आ रही है वो किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूपीएससी एस्पिरेंट होना का मतलब है, अगर सिंप्लीफाई करें इस बात को और समझे, ऐसा सिटीजन जिसको अपने कंट्री के बारे में रियल अवेकनिंग है, अगर ये मोड है तो वो यूपीएससी एस्पिरेंट है। तो इसीलिए मैं ये बार बार रिपीट करता हूं कि आप जहां भी रहें एक अवेयरनेस जरूर रखें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आएंगे, सोसाइटी के ऊपर क्या आएंगे। और बेसिकली यही एक सिविल सर्विस प्रिपरेशंस में हमें समझना भी होता है कि जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं वो किस तरीके से सोसाइटी के अंदर, नेशन के अंदर या वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे और वो चीजें हैं क्या। ये तीन चीजें ही देखी जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन की जो कहानी है ये इंडिया की स्टार्टिंग से ही जुड़ी हुई। जब इंडिया आजाद होता है और 1951 से अब तक जो इलेक्शन का फॉर्मेशन है वो देखिए चेंज होता आपको देखता हुआ मिलेगा। स्टार्टिंग के 2 डिकेड्स तक 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता रहा। इसके बाद से कुछ एक पॉलिटिकल, कुछ एक ऐसे कंटेम्प्रेरी सिनेरियो बनते चले गए कि जो इलेक्शन की जो साइकिल थे वो 5 ईयर ना होके स्टेट के जो अलग अलग होने शुरू हो गए, तो लोकसभा से वो डिफर होना शुरू हो गया और जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो कंसर्न है वो क्रिएट हो गया। अब तक सरकारें इसके ऊपर नहीं जा रही थी, लेकिन ये जो सरकार आई, जब से सरकार आई है तब से एक नेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन वन और लॉ से रिलेटेड बातें, एक भारत श्रेष्ठ भारत रिलेटेड प्रोग्राम, मतलब एक के कॉन्सेप्ट को इन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है। और इसी का नेक्स्ट स्टेप है वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं ये हम देखेंगे, क्या इसके प्रो और कॉन्स में क्या चीजें आएंगी, चैलेंजेस क्या क्या हैं और इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये भी चीजें हम आज के वीडियो में देखेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट सिंपली कहता है कि 5 ईयर के अंदर जो अलग अलग स्टेट और अलग अलग लोकसभा के इलेक्शंस हुआ करते थे वो साइमल्टेनियसली होंगे। तो इसका मतलब कि 5 साल के अंदर केवल एक बार इलेक्शन होगा और वो एक बार इलेक्शन होगा तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एक साथ होंगे। अब जितनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है इंक्लूडेड यूटी, तो उनका भी इलेक्शन एक ही बार होना है। और इसके कई तरीके के फायदे दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, देखिए चाइना भी अपने आप रिपब्लिक बोलता है, ठीक है, वो एक तरीके वो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्सेप्ट में मानता है, लेकिन रियल में डेमोक्रेसी वहां नहीं है। डेमोक्रेसी का अगर हम बेस देखें तो एक मेन मेजरमेंट यूनिट है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए और वो टाइम लाइन में होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जैसे रसिया अपने आप को भी डेमोक्रेटिक कंट्री कह रहा है, लेकिन रसिया में इलेक्शन से नहीं हो रहे तो कैसे डेमोक्रेटिक हो जाएगा। इसीलिए किसी भी डेमोक्रेसी को सो कॉल्ड डेमोक्रेसी मानने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि उसके इलेक्शंस हों और वो टाइम मैनर्ड में हो, फ्री एंड फेयर हो। इस कॉन्सेप्ट को अपने साथ ऐड कर लीजिए, जहां भी जरूरत हो इसका आप यूज करते रहेंगे। चलिए, बैकग्राउंड मैंने आपको ऑलरेडी ये चीजें बता दी कि किस तरीके से चीजें रही, कहां इसकी चीजें चल रही थी। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रोस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, 2 मेजर एडवांटेज है, इस सारी चीज को मैंने यहाँ समराइज किया हुआ है। डेवलपमेंट और एक्सपेंस के ऊपर मेनली आपका फोकस होगा। ये दोनों चीजें, एक डेवलपमेंट जो है वो आपका इंक्रीज हो पाएगा, ये आपका इंक्रीज होगा, और जो एक्सपेंस है वो आपका डिक्रीज होगा। कैसे? देखिए, जब इलेक्शंस होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो 90 डेज का जो टाइम होता है वो एक तरीके से हर चीज वहां रुक जाती है। ना कोई आप पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ना कोई आप एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, ना ही कोई नई अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ना ही कोई डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो टाइम होता है एक तरीके से स्टक हो जाता है। केवल
इलेक्शंस के ऊपर फोकस रहता है और पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरा फोकस होके इसके ऊपर काम करती है। क्योंकि इंडिया में इलेक्शन कराना, पूरे यूरोप में इलेक्शन कराने, इवन अगर ऑस्ट्रेलिया को भी हम इंक्लूड कर ले तो भी ज्यादा टफ है। इंडिया की जो फिजियोग्राफिकल सिचुएशन है, जो डाइवर्सिटी है, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, वो बहुत अलग तरीके के हैं और इसलिए काफी हैवी डिप्लॉयमेंट की नीड होती है, कि स्ट्रेटजी की नीड होती है। और उस सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे जो आपकी ब्यूरोक्रेटिक जो चैनल है उसको हायर करता है, उसको रिसफल करता है, उसको मॉनिटर करता है और फिर आपका इलेक्शन कंडक्ट होता है। तो इंडिया का जो इलेक्शन है वो काफी टफ है। अगर इसके बेस पे बात करें कि डेवलपमेंट वाला जो कंसर्न है, मैंने आपको बताया कि 90 डेज अगर हम स्टक हो जाते हैं तो सारी चीजें हमारी रुक जाएंगी। अब ये इसकी वजह से क्या हो पाएगा कि हम पॉलिसी मेकिंग में तो स्टक करेंगे ही करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी यहाँ रुक रहा होता है। दो चीजें और साथ में देख लीजिए, सिक्योरिटी पर्संस जो होते हैं, अब कितनी हेवी लेवल पर डिप्लॉयमेंट होती है, सारी चीजों को की बैरियर बनाए जाते हैं, सारी चीजों को के तरीके से रखा जाता है। तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कहीं ना कहीं आगे कहीं ऐसी जगह लग जाती है जो जिनका वहां वर्क नहीं है, मतलब वर्क वो जो चीज वन टाइम में हो जाती है उसको ड्यूल या 3 टाइम्स में हम लेके जा रहे हैं। यहां से एक एडवांटेज मिलेगा हमको कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो फ्री रहेंगी एक बार इलेक्शंस के बाद, और 5 ईयर में जहां उन्हें वर्क करना होगा वो कर पाएंगे। एक नॉट द लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है कि देखिए टीचर्स, तो टीचर का मेनली वर्क क्या होता है, एजुकेशन प्रोवाइड करना। और इस सिचुएशन में जब इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे होते हैं तो टीचर्स बैकबोन की तरह वर्क कर रहे होते हैं वहां जाके। तो क्या है कि जो एजुकेशन है उसके ऊपर जो फोकस है वो कहीं ना कहीं कम होता दिखेगा आपको। तो इसको भी यहाँ देखा गया है कि भी टीचर्स भी अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, एक बार में वो फ्री यहाँ हो जाएंगे। एक्सपेंस के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए, जब भारत आजाद हुआ 1951 का जो पहला इलेक्शन जब इंडिया में हो रहा है आजाद भारत में, तो 53 पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है, और जो पूरा का पूरा एक्सपेंस आता है वो 11 करोड़ का आता है। अभी जो रिसेंट वाला इलेक्शन हो रहा है 2019 का जो लोकसभा का, इसमें हम देखें तो 610 पॉलिटिकल पार्टीज है और जो इसका एक्सपेंस है वो 60,000 करोड़ है। आप सोच के देखिए कि किस लेवल पे चीजें इंक्रीज हो गई हैं। ये ऑथेंटिक डेटा है, ठीक है, तो ये ऑथेंटिक डेटा है, मींस ये सीधा आपको दिख रहा है। इसके बाद बैकएंड के चैनल्स पे कितने एक्सपेंसेस हुए हैं वो अभी छोड़ दीजिए, ये तो एक लेवल आप देखिए कितने हायर लेवल पे हम चीजों के ऊपर जा रहे हैं। एक्सपेंस मैंने आपको बता दिए, आपको डायमेंशन दे दिए कि एक्सपेंस किस तरीके से चीजें कवर कर रहा है, और इसी के एक्सपेंस को हम आगे मिनिमाइज करते चले जाएंगे। जितना ही एक बार में इलेक्शन करा रहे हैं तो सारी चीजें देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस, पॉलिसी के ऊपर और एक्सटेंसिव होकर हम एक्सटेंसिवली वर्क कर पाएंगे। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा हम फोकस होकर काम कर पाएंगे। जो सरकारें बार बार इस पे फोकस रहती है कि अब एक इलेक्शन हो गया, दूसरे फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करती है कि नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी, तो वो चीजें ना फोकस होके वो ये कर पाएंगे कि काम कैसे और बेहतर किया जाए। तो टूवर्ड पीपल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेहतर हो पाएगा, लोगों की जिंदगी बेहतर हो पाएगी, नेशन का जो फॉर्मेशन है, नेशन की जो नीड है उसके ऊपर ज्यादा फोकस हो पाएगा। आप कई बार देखिए कि कोई बहुत ऐसे इश्यूज हैं जिसको इलेक्शन नजदीक होने की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज उसे लिमिट कर जाती हैं, जबकि वो नेशन के लिए, लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके के जितने जो चैलेंजेस हैं रियल टाइम, इससे हम कहीं ना कहीं इसमें बचते हुए निकल जाएंगे और हमें एक अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से हम फोकस होके वर्क कर पाएंगे, डेवलपमेंट एक्टिविटी कर पाएंगे। जो डिलीवरी है गवर्नमेंट स्कीम्स की, जो डिलीवरी है, जो ब्यूरोक्रेसी वहां स्टक होती है, वो बेहतर तरीके से और पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर पाएगी। ये चीजें यहाँ से साथ साथ चलती रहेंगी। कॉन्स में अगर देखें तो सबसे मेजर जो बात है वो यही, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि 2 ही स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर और लोकसभा के अंदर आपको चेंजेस की जरूरत होगी। तो इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है उसमें एक तो टाइम का कंसर्न आएगा, तो आर्टिकल 83 आपको जो पावर देता है दोनों हाउसेस के टाइम को, उसके ऊपर टेन्योर की जो बात आएगी वो यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा। 83 का पार्ट 2 जो टर्म प्रोवाइड करता है 5 ईयर का, इसको यहाँ अमेंड करना पड़ेगा।
ऐसे ही 172 का 1 जितने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनको ये पावर देता है, वहां हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जिसका यूज करके जो इलेक्शंस है वो उसके अंदर जो सिस्टम है उसको रन कराया जाता है, उसके लिए हमको इसमें मॉडिफिकेशंस की नीड आएगी। तो ये आपके बेसिक्स और इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो यहां से करने पड़ेंगे, इसके बाद से चीजें आगे बढ़ पाएंगी। अब देखिए कि इसके लिए रिकमेंडेशंस, तो 3 तरीके की रिकमेंडेशंस आपको देखने को मिलेंगी। पहला ये है कि लॉ कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशंस की हुई है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन या साइमल्टेनियसली इलेक्शंस कराए जाए। इसके साथ 79th जो रिपोर्ट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ने रिकमेंड किया हुआ था कि इलेक्शंस साइमल्टेनियसली बेसिस पे हो, ये जरूरी है। और इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी इस बात को कह रहा है कि हमें बार बार जाके एक ही काम को करना पड़ता है, अगर एक बार में हम इलेक्शन करा ले तो हमारे लिए भी चीजें ठीक रहेंगी। तो ये तीनों की रिकमेंडेशंस है और तीनों चाहते हैं कि ये चीजें हों, लेकिन इसके कई तरीके के चैलेंजेस भी है। देखिए, छोटी चीज बहुत जल्दी बन जाती है। छोटा घर बनाना हो तो आप एक दिन में बहुत कम समय में बहुत कम एफर्ट डाल के आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको महल बनाना हो तो आपके लिए वो टाइम भी लगेगा, एक्सपेंस भी होगा, पेशेंस की भी जरूरत होगी, स्ट्रेटेजी की भी जरूरत होगी। प्रिपरेशन के मोड में जाना चाहते हैं, अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी की मोड में, तो आपको समय लगेगा, लेकिन वो चीज होगी। और अगर वो टाइम लगेगा तो उसके हिसाब से आपको चीजों को देखना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। वही सिचुएशन चैलेंजेस भी हैं। अब जितना बड़ा काम उतने बड़े बड़े चैलेंजेस भी हैं। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर कहीं ना कहीं एक बात आएगी, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो अकाउंटेबिलिटी होती है पार्लियामेंट की, वो टुवर्ड पीपल होती है। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे, जो हमें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? लोगों के प्रति होती है। अब होगा क्या कि एक बार अगर आप इलेक्शन 5 ईयर में आपने करा लिया तो 5 साल बाद ही वो आदमी मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। तो ये कैसे मैनेज होगा, इसको एक देखने की जरूरत होगी। दूसरा, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस बात से एग्री नहीं करेंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया 610 पॉलिटिकल पार्टीज इस समय है, वो इस बात से एग्री नहीं करेंगी कि वन नेशन 1 इलेक्शन कराया जाए। एक और कंसर्न ये कहा जा रहा है कि जितनी नेशनल लेवल की पार्टीज हैं उनको तो बहुत अच्छा इसका एडवांटेज मिलेगा, लेकिन जितनी रीजनल पार्टी है वो बुरी तरीके से लैग करेंगी। तो ये इस तरीके के जो कंसर्न्स हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर कंसर्न आएगा कि स्टेट की जो पावर है वो कहीं ना कहीं उसको मिनिमाइज किया जा रहा है। तो दूसरा, जो हाउसेज हैं, तो हाउसेस के ऊपर भी अब उनके मनमानेपन वाली बात आ जाएगी, वो किस तरीके से चलेंगे, कितना चलेंगे। क्योंकि अगर कोई इलेक्शंस 5 ईयर के लिए आप करा रहे हैं और चीजें जा रही हैं, तो ये भी आप देख के चलिए कि जो अपोजिशन है वो पूरी तरीके से फोकस होके अपना भी काम नहीं कर पाएगा। और जब अपना काम नहीं कर पाएगा तो कहा जाता है कि अगर कोई भी डेमोक्रेसी में अगर अपोजिशन वीक हो गया तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी नहीं चल पाती। तो इस तरीके के जो रियल टाइम चैलेंजेस हैं वो रहेंगे। इसके ऊपर सरकार कैसे वर्क करती है, क्या करती है, ये चीज देखने वाली है। और ये जो पूरा टॉपिक है, ऑलरेडी इसको लेके कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई बार सरकार बोल चुकी है और चीजें चैनलाइज हैं। देखिए सरकार क्या स्टेप लेती है। अगर इसके वे फॉरवर्ड के बारे में अगर हम बात करें कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आपसे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको देख लीजिए कि बिल्कुल कराया जाए, लेकिन कराने के साथ साथ में जो चीजें हैं, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, सिक्योरिटी है, इसको भी देख के चला जाए। पॉलिसीज के जो रिस्क हैं इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, इन चीजों को देख के चला जाए। और साथ में एक्सपर्ट कमिटीज बनाई जाए जो इस काम को करे, थिंक टैंक बनाया जाए जो इस चीज को समझे कि जो चैलेंजेस आएंगे इसके लिए हम कैसे, रेड्रेसल मैकेनिज्म हमारे पास क्या होने वाला है। दैट्स अ बिग थिंग। और जब वो बड़ी चीज को हम कवर अप कर लेते हैं तो हमारे लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी। आई होप इसीलिए लग रहा है कि इतने बड़े नाम को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। देखते हैं कैसे चीजें आती है, क्योंकि कोई छोटा काम नहीं है, काम भी बहुत बड़ा है, देश भी हमारा बहुत बड़ा है और हमारे स्टेप भी बहुत बड़े हैं, हमारी ख्वाहिशें भी बहुत बड़ी है।
आसमान छूने की, तो आसमान छूने की तरह हमें एफर्ट भी करना होगा। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।